हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए टॉपिक वाइज में वैदिक सभ्यता को लेके आए हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो आज के इस टॉपिक से जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे आज के इस लेक्चर में मेंशन किया गया है। तो आज की इस लेक्चर को कंप्लीट आप सभी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए अभी एप्लीकेशन पे बिहार डीएलएड के लिए क्लास चल रहे हैं, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। आप सभी ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बनाए, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, प्लस में कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगर फ्रेंड आप वैदिक सभ्यता को पढ़े होंगे तो निश्चित आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम सभी कह सकते हैं ऋग्वेद में। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड बात करें हम सभी ऋग्वेद के बारे में तो इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं इसमें। और रचनाएं की बात करें तो 10,462 रचनाएं हैं। याद रखिएगा आप सभी ये तीनों फैक्ट को। देखिए क्वेश्चन के साथ जो भी फैक्ट बन सकते हैं सारा फैक्ट आपको बताएंगे ताकि आपका डाउट क्लियर होते चले। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह सत्य नहीं है। सत्य क्या है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सत्य है। वे घोड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल सत्य है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये सभी सत्य। सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी। फिर वैदिक सभ्यता का जो संस्थापक माना जाता है वह आर्यों को माना जाता है, ये याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये बन रहे हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। फिर शुल्ब सूत्र जो है ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो हम कह सकते हैं तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जबकि जो गेहूं चावल ये सभी की खेती की जाती थी वैदिक काल में। याद रखिएगा ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड बताओगे आप सभी। वेदों की संख्या कितनी है? तो हम सभी कह सकते हैं 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेदों की संख्या है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 6 है, भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से लिए गए? फ्रेंड बताएंगे क्वेश्चन 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा। अगर बात करें हम सभी सत्यमेव जयते के बारे में तो ये लिए गए मुंडक उपनिषद से या मुंडको उपनिषद से, यानी ऑप्शन में ए को हम सभी यहाँ टिक कर सकते थे। याद रखिएगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? मुंडको उपनिषद से लिए गए या मुंडक उपनिषद बोल लीजिए इसे। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो हम कह सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। फ्रेंड बताओगे आप सभी। तो ये कहा जाता है सामवेद को। फ्रेंड सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पहली बार 7 स्वर का वर्णन किया गया है जो कि सारे गामा पादा निसा है। यही से संगीत की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है किस मंडल में? तो हम कह सकते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? पुरोहित, राजन्य, वैश्य और शूद्र हैं। पुरोहित, राजन, वैश्य और शूद्र हैं। ये 4 वर्ण हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। याद रखिएगा आप सभी ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई? ये हुई थी धर्मशास्त्र काल में। धर्मशास्त्र काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई थी। उदय कर लीजिएगा, उदय हुई थी। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था?
ए राइट आंसर है प्राकृतिक का। प्राकृतिक का उपासना था वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सी राइट आंसर है नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है यह पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। देखिए 7वां मंडल जो है यह है वरुण देवता को समर्पित, वरुण को समर्पित है, और 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तक हैं तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद पुस्तक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न ये बन रहे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वह सिंधु है। इसका वर्णन वैदिक साहित्य में 3 बार किया गया है। कितने बार? 3 बार किया गया है वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का वर्णन, जबकि गंगा का 1 बार किया गया। याद रखिएगा आप सभी, गंगा का 1 बार और सिंधु का 3 बार वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया वशीकरण का वर्णन है किस वेद में मिलता है? तो हम कह सकते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया वशीकरण का उल्लेख मिलता है। ये वेदों का सबसे अंतिम वेद है। 4 वेदों में अंतिम वेद है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। इसमें जो है कि भूत पिशाच जादू टोना का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता यह किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। अर्थशास्त्र यह संबंधित है राजनीतिक से। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है फ्रेंड, बताओगे आप सभी? तो हमसे कह सकते हैं शाक्य दर्शन। शाक्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित एक दार्शनिक प्रणाली है, दार्शनिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था जो है ये प्रचलन में कब आई थी फ्रेंड, बताओगे आप सभी? कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र थी। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? पाणिनि। पाणिनि जो है वो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है, यानी ऑप्शन में डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो है वो कौन सा है फ्रेंड, बताओगे आप सभी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शपथ ब्राह्मण। शपथ ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है शपथ ब्राह्मण को। किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो यह कहा गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है फ्रेंड, बताओगे आप सभी? कौन सी स्मृति जो है वह प्राचीनतम है? ए राइट आंसर रहेंगे मनु स्मृति। ये सबसे प्राचीनतम स्मृति में एक है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है? बी राइट आंसर रहेंगे चित्रित धसूड़ मृद भांड संस्कृति है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों की कुल संख्या है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी फ्रेंड, बताओगे आप सभी? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन मिलता है। किसका? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो किया गया है ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था?
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता जो था वह किस पे आधारित था फ्रेंड, बताओगे आप सभी। तो हम सभी कह सकते हैं प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पे आधारित था। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पे आधारित था पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड, बताओगे आप सभी। तो हमसे कह सकते हैं यह संबंधित है ईरान क्षेत्र से। अवेस्ता जो है यह ईरान क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद भारत क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये बन रहे, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है फ्रेंड, बताओगे आप सभी। तो हमसे कह सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखिए आप वैदिक सभ्यता को क्लियर किए हुए या नहीं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता के अपना जानकारी ले सकते हैं कि कल कौन सा टॉपिक आपको क्लियर करना है, कौन सी टॉपिक में आपको डाउट है। एक एक टॉपिक क्लियर करवाने वाले हैं। जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं टॉप लेवल का, वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको पेपर में मदद कर सके। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो चैनल से नहीं जुड़े चैनल से जुड़ जाइएगा, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।